नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और आप सभी को दीपावली की शुभ मंगल कामनाओं के साथ रामनवमी की राम-राम। राजस्थान में और देश के कई हिस्सों में दीपावली के अगले दिन रामनवमी का यानी कि रामा-शामा का प्रचलन है। रिश्तेदारों और दोस्तों के घर दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं देने, आशीर्वाद लेने के जाने की एक परंपरा है। वहीं सरकारी दफ्तर जो हैं, वो भी कुछ देश के हिस्सों में आज खुले और कुछ में कल खुलेंगे। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ये दिवाली जो है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर भी थी और दबाव भी। अवसर इसलिए कि लोगों से और ज़्यादा मिलने-जुलने का मौका मिला और दबाव इस मायने में कि लोग जो हैं, वो अपने-अपने घरों में, अपने-अपने परिवारों में काम के साथ व्यस्त थे कि कैसे दिवाली पर व्यापारी अपना व्यापार ठीक से करे, जो कहीं न कहीं कर्मचारी है वो अपनी छुट्टियों को कैसे बेहतर ढंग से यूटिलाइज़ करे और साथ ही परिवार में दिवाली के उत्सव को कैसे बेहतर बनाए। तो अब दीपावली का पर्व खत्म हो चुका है। अब राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों में चुनावी पर्व बहुत तेज़ी से परवान चढ़ेगा। इस पर्व में जो लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्टार प्रचारकों की लिस्ट राजनीतिक दलों के द्वारा जारी की गई है। खास करके कांग्रेस और बीजेपी के राजस्थान में जो चुनावी स्टार प्रचारक हैं, उन पर एक नजर डालें तो उनकी क्या किस तरह की भूमिका रहने वाली है। आज अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ विजय हैं, विजय जी हैं जो कि सीए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राधेश्याम उपाध्याय हैं, वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आरपी विजय जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सबके घर में दीपावली बहुत अच्छे से मनाई आप लोगों ने। लोगों ने इसी इसी विश्वास के विश्वास साथ के साथ हम हम कार्यक्रम की कार्यक्रम शुरुआत की करते हैं। शुरुआत। आरपी विजय जी, आपके स्टार प्रचारकों का सिलसिला, वैसे तो प्रधानमंत्री खुद ही स्टार प्रचारक हैं, लेकिन उसके बाद जो एक लंबी फ़हरिस्त है, आने वाले दिनों में वो आक्रामक अंदाज में जो है वो प्रचार करेंगे राजस्थान की ज़मीं पर, मरुधरा पर, रेगिस्तान में आकर वो किस तरह से बीजेपी की जो है लहर लाना चाहते हैं। तो स्टार प्रचारक किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? अभी भी लहर वाला माहौल इस प्रदेश में बना नहीं पाई है बीजेपी, राजस्थान में खास करके। अपना ऑडियो ऑन करिए विजय जी प्लीज। वॉल्यूम नहीं आ रहा? हाँ, अब आ रहा हाँ, है अब विजय आ जी। रहा है। आ रहा अब आ रहा। सर्वप्रथम तो आपके सभी दर्शकों को दिवाली का हार्दिक अभिनंदन और आप सभी लोगों को, आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। ऐसा है मीना जी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसी भी अगर कोई चुनाव होता है उसको बहुत हल्के में नहीं लेती है। हमने स्टार प्रचारक भी बहुत जल्दी दिए हैं और हमारी स्टार प्रचारक करने काम भी चालू कर दिया है। मोदी जी की सभाएं हो चुकी है, अमित शाह जी की सभाएं हो चुकी है, राजनाथ जी की हो चुकी है। हमारे यहाँ सारे स्टार प्रचारक, वसुंधरा जी की कंटिन्यूसली हो रही है। तो वो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो स्टार प्रचारक का मतलब यही है कि उनकी सेवाएं जो है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे इस चुनाव के चौरस पे किया जाए, वही हमारा उद्देश्य होता है। और उसी के लिए हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको सबको, भाई पूरा राजस्थान हमारा कवर हो जाए, हमारे स्टार प्रचारक हर तरीके से, क्योंकि देखो मोदी जी है, अमित शाह जी है, वसुंधरा जी है, जो भी हमारे जितने बड़े लीडर है, राजनाथ सिंह जी हैं, तो ये सारे एक्चुअली स्टार प्रचारक की स्थिति में हमारे 40 स्टार प्रचारक हैं, उनमें ये सब शामिल है। तो ये जो स्टार प्रचारक आते हैं, डेफिनेटली इनकी जो अपील होती है उसका बहुत फर्क पड़ता है। और कल 15 तारीख को, मतलब 15 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी बाड़मेर के अंदर बायतू के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद में वो भरतपुर और नागौर आ रहे हैं 18 तारीख को। इसी तरीके से मतलब ये सारा समीकरण जो है वो इस तरीके से बनाया गया है, क्योंकि देखो बीच में ये 2 दिन 5 दिन हमारी दिवाली आती है, उसमें से ये मानते हैं कि 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो 2 दिन को छोड़ करके हमने है ना आगे की पूरी हमारी चौरस बिछा रखी है कि किस तरीके से हमारे स्टार प्रचारकों का सदुपयोग किया जाए। और मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी, मैं आज आपको कह के जा रहा हूं कि बेसिकली ये जो है ना, ये एक तरफा चुनाव है। इस बार हम 2/3 बहुमत 140 से 150 कम से कम सीटें
और मुझे तो उम्मीद ये है कि जो पहले हमने 163 सीट लेके आए थे उससे भी ज्यादा सीटें हमारी आ सकती है। और मैं को जो लगता है कि 21 सीटें जो कांग्रेस की पिछली बार आई थी उससे भी नीचे इनकी सीटें जाएगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि तो आपस के झगड़े चल रहे हैं। आज तक जयराम रमेश कह रहे थे आज कि इन दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, बट सबको पता है कि किस तरीके के झगड़े हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी थोड़ा सा मतभेद हो सकता है बट मनभेद नहीं है। उनके यहाँ मतभेद के साथ मनभेद है कर, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है हमारी पार्टी 2/3 बहुमत और कम से कम भी 140 से 150 के बीच में सीटें लेके आ रही है और हमारे बीच में अंदर इस तरीके का किसी भी तरीके का कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ पर स्टार प्रचारक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो वो 40 की जो लिस्ट है उसमें एक के बाद बाकी जो हैं वो कब कितना दम भरेंगे वो अपने आप में देखना अहम होगा। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपके सामने दोनों की लिस्ट नजर आ रही है मुझे, आप जिस तरह से कंप्यूटर में और पेपर्स में आपके सामने आंख गड़ाए हुए हैं। तो श्याम जी, कांग्रेस और बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आप क्या फर्क देखते हैं? क्या बोल रहे हैं? देखिए मीना जी, राजनीति में अब शोर शराबे का टाइम आ गया है, चुनाव प्रचार का समय शुरू हो गया है। अब सीतारमण आ रही हैं राजस्थान में चुनाव में पहली बार। वो देखिएगा कि वो कह रही थी कि वो ज्यादा जगह तो जाएंगे नहीं, लेकिन जयपुर में और राजसमंद में जाने का प्रोग्राम बना है। अमित शाह भी आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने तो अब रोड शो की बात भी कही है कि जयपुर और जोधपुर में रोड शो करेंगे, और वो कब करेंगे? लास्ट में करेंगे, जबकि माहौल में पक्ष आ जाए। क्योंकि जो बहुत सारी जगह पर बीजेपी की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है जिससे विजय जी कह रहे थे। क्योंकि ये पार्टी के प्रवक्ता है, इनका वो बनता भी है अधिकार के वो कहें कि भाई हमारी स्थिति मजबूत है। लेकिन अभी भी देखिए कि जो खड़े हुए हैं, प्रहलाद जोशी ने कल भी चेतावनी दी कि बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें निष्कासित करेंगे। अभी निष्कासित करने की हिम्मत जुटाई नहीं है, क्योंकि वसुंधरा जी के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग जो कि खड़े हैं, उनको बैठाए जाने का काम वसुंधरा जी का उपयोग नहीं किया। आरपी विजय जी को ध्यान रखना चाहिए था, क्यों नहीं रखा मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे प्रभारी एक तरह से नरेंद्र मोदी हैं राजस्थान के, मध्य प्रदेश के तो अमित शाह है, और जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का रुख हमारी तरफ ज्यादा होगा। और सही बात है कि बाकी के लोगों की तो सुनते ही नहीं है। वसुंधरा जी आजकल उनके साथ जाती नहीं प्रधानमंत्री जी के साथ, पहले तो देखते थे, बिठाते थे और बोलने भी नहीं देते थे, और करते थे प्रधानमंत्री जो कुछ करना था। उन्होंने अपना चेहरा भी गायब कर दिया, कहा वसुंधरा जी का भी चेहरा नहीं रखेंगे हम चुनाव में, हम तो कमल के निशान का चेहरा रखेंगे और कमल को जिताना है, ये बार बार कहा जा रहा है। अब देखिएगा कि बायतू में जा रहे हैं, बायतू में तो हरीश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, और देखिएगा बाड़मेर में स्थिति बीजेपी की ठीक नहीं है अगर ये कहें। और अगर बात करें नागौर की, बात करें नागौर में भी देखिएगा 5 बीजेपी के पास है और 5 कांग्रेस के पास है, और निर्दलीय एक है जो कि नारायण जो बेनीवाल है जो। और अगर पाली की बात करें, पाली में तो आपका वर्चस्व है पूरा, कोई बीजेपी है कांग्रेस है नहीं वहां पर, ये बात तो ठीक है, क्योंकि वहां पे भी आपको जाना है। जोधपुर की बात करें तो 6 कांग्रेस के हैं और 3 नाम के बीजेपी के हैं, तो वहां पर आपको प्रधानमंत्री का रोड शो कराना है। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, इस नाते से वो चाहते हैं कि किसी तरह से हम मुख्यमंत्री जी को कैसे करें, क्योंकि वो बाईपास करने की स्थिति बन नहीं पा रही। प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पे तो नहीं देते थे, लेकिन पहले भी देखा होगा चुनाव में अंतिम दिनों में जयपुर और जोधपुर को चुना था, जिस प्रकार से अभी भी चुना है कि 22 तारीख को जयपुर में करेंगे और 23 को करेंगे जोधपुर में। और फिर देखिएगा बार बार बातें योगी आदित्यनाथ आ ही रहे हैं, वो देखिए 6 जगह कर रहे हैं, पुष्कर भी जा रहे हैं, जोधपुर का वाला इलाका भी ले रहे हैं, कुछ नागौर का इलाका भी ले रहे हैं, 6 उनकी भी सभाएं हैं। और वहां तो वहीं जा रहे हैं जहाँ धार्मिक लोग खड़े हैं या धार्मिकता का करीब लोग हैं। तो बात सही है, जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का जो वर्चस्व वो दिखाते हैं करते हैं, क्योंकि मुस्लिम को एक को भी टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने तो दिखा दिया कि हम तो राम जी के नाम पर चुनाव जीतेंगे। अब कितने जीतते हैं तो राम जी जाने। अब ये तो ये कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीटें आएगी। देखिए कभी आपको सीटों का तो मत कीजिए एनालिसिस, सीटों का एनालिसिस तो जनता करके देगी। हाँ, प्रचंड बहुमत आएगा, आप दावा कीजिए, कौन मना करता है। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। लेकिन कांग्रेस की स्थिति देखिए, अभी तो मध्य प्रदेश जा रहे हैं सचिन पायलट, तो 2 दिन का दौरा उनका 14 और 15 का उनका वहां पर है, और अमित शाह 16 तारीख को तो आ रहे हैं।
वो देखिएगा जिस प्रकार से अमित शाह की निगाहें भी राजस्थान पे कि 2018 का जब चुनाव हुआ था, श्याम सुंदर शर्मा जी, जब हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के स्टार प्रचारकों के लिस्ट देखते हैं तो एक जहन में, और जब हम बाहर घर से निकलते हैं और लोग जो हैं वो तस्वीरें देखते हैं जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं उन पर, जगदीश शर्मा जी, ये जो स्टार प्रचारक और चेहरा, हम बीजेपी के होर्डिंग्स में तो प्रधानमंत्री का चेहरा बड़ा देखते हैं, फिर जेपी नड्डा का भी देखते हैं, फिर वसुंधरा राजे का भी देखते हैं, फिर राजेंद्र राठौड़ का भी देखते हैं, सीपी जोशी का भी देखते हैं। लेकिन कांग्रेस के यहाँ सिर्फ 2 चेहरे दिखते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका चेहरा देखने के लिए काफी ताकत लगानी पड़ती है, नजर नहीं आता है। तो जगदीश शर्मा जी, जो स्टार प्रचारक कांग्रेस के हैं, उनकी इस चुनाव में क्या भूमिका आप देखते हैं? मीना जी, वैसे तो स्टार प्रचारक जो है वो पार्टी की ओर से ये कहा जाता है कि ये हमारे स्टार हैं, पॉलिटिकल स्टार, जिनकी कही हुई बात के ऊपर सब ध्यान दें, सुने, और जो बड़ी संख्या में मतदाताओं को आकर्षित कर सकें, उनकी बात का असर हो इलाके में। ये सब ऐसे लोगों को स्टार प्रचारक कहते हैं, जिनमें फिल्मी हीरो हीरोइन भी होते हैं कई बार। अब तो अभी तक तो मैंने नाम नहीं सुना, लेकिन फिल्मी हीरो हीरोइनों को भी स्टार प्रचारक ही कहते हैं वो लोग। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में तो स्टार प्रचारक सबसे बड़े राहुल गांधी हैं। वो तो अभी तक चुनाव की प्रक्रिया चले हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए, एक भी दिन नहीं है। सुना है अशोक गहलोत जी के साथ उनकी टकराव बना हुआ है, कोई नाराजगी है, उस नाराजगी के कारण उन्होंने कह दिया कि मैं राजस्थान नहीं आऊंगा, इसलिए केवल प्रियंका गांधी ही राजस्थान आई हैं उस नाराजगी के बीच। अब हालांकि जरूर ये सुनने में आया है कि राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं और वो भी यहाँ पर कई सभाएं करेंगे, रोड शो भी करेंगे। लेकिन पहले एक टाइम चला था ऐसा कि भाई लोग कहते भी थे कि राहुल गांधी को तो रहने ही दो, वोट जो थोड़े बहुत आने वाले हैं वो भी कट जाएंगे कहीं। ऐसा नहीं है। और ये कुछ मायने में बीजेपी के भी कई लोगों के बारे में कहा जाता था कि इनको रहने दिया जाए, इनको नहीं भेजें, क्योंकि जो वोट बनेगा थोड़ा बहुत हम अपने प्रयासों से बनाएंगे, वो और छिटक जाएगा हमसे। तो ऐसा क्या स्टार प्रचारक हुआ? स्टार प्रचारक यहाँ क्या करेगा? जो भाषण अशोक जी गहलोत दे सकते हैं वो राहुल गांधी तो दे नहीं सकते, क्योंकि स्टेट का परिप्रेक्ष्य यहाँ जानना है। जो भाषण यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ या वसुंधरा राजे दे सकती हैं, वैसा भाषण तो नड्डा जी राष्ट्रीय स्तर पे बोल सकते हैं, अमित शाह जी जो है नेशनल उस पे बोल सकते हैं, ये बता सकते हैं कि जो लोग बम फोड़ते हैं उनको हम कैसे निपटेंगे, कैसे निपटते हैं, इस तरह की बातें। लेकिन राजस्थान से जुड़ी हुई जनता की जो समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। अभी आपने देखा कितने दिन से कांग्रेस पार्टी एक अभियान चलाए हुए थी राजस्थान में नहर लाने के लिए, उसको बड़ी जोर शोर से चालू किया कि यहाँ रैली निकलेगी, 14 जिलों में जाएगी, ये होगा। उसकी 2 ही केवल सभाएं हुई हैं अभी, एक को खड़गे जी एड्रेस करके गए, एक को प्रियंका गांधी ने एड्रेस किया। उसका आगे वो रैली बढ़ी ही नहीं है, आगे वहीं थमी हुई है अभी तक। तो जो प्रायोरिटी है, जो जिसको कहना चाहिए, वो कितनी है पार्टी की समस्याओं के प्रति, वो तो इसी से ही नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अब धीमे धीमे उसके बारे में बात करना शुरू किया है। ARCEL इस तरह का कुछ नाम है उसका, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल ERCP का मुद्दा भी जितना बनाने की कोशिश की वो बन नहीं पाया। मुख्यमंत्री ने भी बहुत कोशिश की, बीजेपी ने भी की, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत को इस इलाके से बैरन लौटना पड़ा, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई और मुख्यमंत्री की इस इलाके में लेकर जिस तरह की यात्रा थी वो यात्रा भी स्थगित करनी पड़ी। तो कुल मिलाकर दोनों ही राजनीतिक दलों की जो इस ERCP को लेकर
जितनी कोशिशें थी, उन कोशिशों को खुद पार्टियों, राजनीतिक दलों की तरफ से ही बल नहीं मिला। अब सवाल ये है भीमराज जी कि आपके जो स्टार प्रचारक हैं, वो स्टार प्रचारक, एक तो जिस तरह से जगदीश शर्मा जी ने ध्यान दिलाया, इंगित करने की कोशिश की कि हर बार स्टार प्रचारकों के लिस्ट में दरअसल कुछ सेलिब्रिटीज के नाम भी हुआ करते थे, इस बार वो मिसिंग है। और शुरुआत उनकी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और उनको जब जब लगा कि थोड़े कमजोर होते जा रहे हैं, तब उन्होंने इस तरह की परंपरा शुरू की। उसके बाद तो बीजेपी ने धर्मेंद्र को बीकानेर से उतारा, तो हेमा मालिनी, तो तमाम तरह के नाम उसके बाद गिनाए जा सकते हैं। आज तो इंडस्ट्री के बहुत सारे नाम है जो बीजेपी को बहुत खुलकर सपोर्ट करते हैं। आपके पास उनकी संख्या काफी कम हो गई है भीमराज जी, इसलिए कोई भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ऐसा कोई बड़ा सेलिब्रिटी एलिमेंट नहीं डाल पाए आप इस बार। मैडम मीना जी, मैं तो सबसे आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, बॉर्डर पर खड़े सैनिकों को और खेतों में खड़े किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ठीक है। और स्टार प्रचारकों का जहां तक सवाल है मैडम, स्टार प्रचारकों की जहां जरूरत होती है वहां बुला लिया जाता है। लिस्ट हमने जारी कर दी है, और भी यदि जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। शादी ना कल से स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो जाएगा। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी ये चीज क्लियर की थी। तो स्टार प्रचारक जो हैं वो कंटिन्यू अब दौरे शुरू हो जाएंगे। और अभी जगदीश शर्मा साहब ने कहा था राहुल गांधी नहीं आए, मैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मानगढ़ धाम राहुल गांधी जी आए थे, मानसरोवर में काले उद्घाटन में एक चुनावी सभा करके गए थे, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले। तो चुनाव पर जहां तक हमारे महसूस होती है वहां बुला लेते हैं, नहीं जरूरत होती है तो नहीं बुलाते हैं मैडम, इसमें कोई बात नहीं। जो पार्टी के को महसूस होता है कि बुलाने हैं तो बुला लेते हैं, नहीं बुलाने नहीं बुलाते हैं। ये पार्टी का इंटरनल मामला होता है। आवाज नहीं आ रही। भीमराज जी, सवाल ये है कि जो लिस्ट है अभी आपके सामने आपकी कांग्रेस पार्टी के प्रचारकों की, उस लिस्ट में कितने नेताओं की ताकत आपको लगता है राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ताकत वाकई में बढ़ाने वाली होगी? मैडम अशोक गहलोत की ताकत कह दो, या फिर उसको अपने मैं मेरे सुधार के हिसाब से कहूं तो उसको वो कांग्रेस की ताकत बढ़ाने के लिए हैं, और कांग्रेस के निशान पे वोट डलेंगे। और अशोक गहलोत कांग्रेस के कोटे से मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी। दरअसल भीमराज जी, आप जैसे स्पष्टवादी प्रवक्ता तो बहुत कम देखे हैं हमने कांग्रेस पार्टी। बड़े मुख्यमंत्री के सब भक्त ही नजर आते हैं, और अगर जो भक्त नहीं है वो भी यहाँ पर जब टेलीविजन चैनल पर या डिबेट में होते हैं तब तो अक्सर इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा लगा। इसमें क्या है नहीं अच्छा क्या है, मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि कांग्रेस की ताकत बढ़ाएंगे, कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी तो गहलोत साहब की ताकत बढ़ेगी। आपकी स्पष्टता को ही तो एप्रिशिएट कर रही हूँ, आपको बधाई दे रही हूँ। अब मुद्दा ये है भीमराज जी, मुद्दा ये है कि ये जो लिस्ट है इसमें से कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ाने वाले नाम और कुछ नाम आपको डालने भी पड़ते हैं कि भाई ठीक है। तो आपको लगता है कि ये जो टीम है स्टार प्रचारकों की, ये राजस्थान में आपके चुनाव को आगे बढ़ाकर ले जाएगी? बिल्कुल बढ़ा के ले जाएगी मैडम। और युवाओं में, कार्यकर्ताओं में, किसानों, मजदूरों में। लिस्ट के नामों की थोड़ा सा एलिब्रेट करिए कि भाई उन नामों को क्यों चुना गया, ताकि हमारे दर्शक उनको सुने तो समझे कि हाँ भाई स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी ने इनको इसलिए बनाया है। मैडम इसके अंदर क्या 8-10 कैटेगरी होती है स्टार प्रचारकों की, किस स्टार प्रचारक को कहाँ लिया जाएगा, सारे इसमें मापदंड देखे जाते हैं। फिर स्टार प्रचारकों लिस्ट ऐसे नहीं है कि उठाया जो ठीक है सीनियर लीडर होते हैं उनके अलावा और भी स्टार प्रचारकों को लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है। कोई मुख्यमंत्री है, कोई युवा प्रवक्ता है, कोई किसान आंदोलन से जुड़ा है, कोई छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ है, कोई सामाजिक कार्य करता है, कोई तो इस तरह के हर कुछ प्रदेश के भी नेताओं को स्टार प्रचारकों लिया जाता है। उनका भी अपना एक वर्चस्व होता है, उनकी एक विचारधारा होती है, उनके भी फॉलोअर्स होते हैं। तो सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। एक चीज ध्यान में रखते उसको स्टार प्रचारक नहीं बनाया जाता, हर चीज को ध्यान में रखा जाता है। उसके पैरामीटर्स भी होते हैं कि इन प्रचारकों को लिया जाएगा, उनको ले जाने से यहाँ फायदा। निश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े पैरामीटर्स और कारण होते हैं स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनने से पहले। बहुत कुछ देखा जाता है, नेताओं की इक्वेशन देखी जाती है। श्याम सुंदर शर्मा जी, अभी राजस्थान के भीतर की अगर हम नेताओं को देखें जो राजस्थान में हैं लेकिन केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, या राजस्थान से हैं और राजस्थान की ही राजनीति कर रहे हैं, उनमें से स्टार प्रचारकों की स्थिति आप कैसी देखते हैं?
कि वो वाकई में कोई बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे? मीना जी 12-13 तो चुनाव ही लड़ रहे हैं, कांग्रेस के 12-13 लोग तो चुनाव ही लड़ रहे हैं। कैसे कैसे वो स्टार प्रचारक होंगे? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़कर कैसे जाएंगे? अब 13-14 तो चुनाव ही लड़ रहे हैं, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभाले, बहुतों का तो विरोध ही हो रहा है। अब ममता भूपेश देखिए किस तरह से स्टार प्रचारक खुद के ही प्रचार करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। और मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रचारक के रूप में इसलिए बनाए जाते हैं कि पार्टी का खर्चा, कैंडिडेट का खर्चा नहीं जुड़ जाए, इसलिए स्टार प्रचारकों की 40 की सूची। राजबब्बर है, राजबब्बर मुझे नहीं पता आएंगे नहीं आएंगे, राजबब्बर स्टार प्रचारक है, इनके फिल्म अभिनेता तो इनके एक ही, बाकी के यहाँ तो है। अब देखिएगा ये बार बार जाखड़ साहब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी प्रचार करेंगे, बाकी की जरूरत नहीं। अब ऐसी क्या, जब भी राहुल गांधी ने, सर मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा सब आएंगे और सब कांग्रेस का मजबूत करेंगे, कांग्रेस मजबूत होगी तो गहलोत साहब मजबूत होंगे। अभी 16 तारीख को तय हुआ था राहुल गांधी आ रहे हैं रोड शो करने जयपुर में, वो कैंसिल क्यों हुआ मुझे नहीं पता, आपको पता ज्यादा होगा। देखिए लेकिन बीजेपी ने तो शुरुआत कर दी है, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, आपके के अमित शाह आ रहे हैं, या बिस्सा जी आ रहे हैं जो देखिएगा वहां से हैं, आसाम के मुख्यमंत्री वो भी आ रहे हैं प्रचार में, और राजनाथ आ रहे हैं। जो अब देखिए सूची उनकी शुरू हो गई है, वो आप प्रचार प्रसार में पीछे और वो ज्यादा आगे निकल रहे हैं। और क्योंकि अब मध्य प्रदेश में तो जा रहे हैं सचिन पायलट, राजस्थान में उपयोग नहीं कर रहे हैं, पता नहीं जाखड़ साहब क्यों नहीं कर रहे सचिन पायलट का। अब ये बट गया कि अशोक गहलोत के कैंडिडेट अशोक गहलोत उसमें प्रचार में जाएंगे, सचिन पायलट अपने लोगों के प्रचार में जाएंगे। ऐसे ही वसुंधरा जी अपने लोगों के बीच में प्रचार में जा रही हैं, और बाकी के लोगों की तो आरपी विजय जी बताएंगे कि कौन किसके प्रचार में जा रहा है। तो देखिएगा इनके पास तो हेलीकॉप्टर की संख्या 6 है जयपुर एयरपोर्ट पे, देखेंगे हम देखता हूँ, और कांग्रेस के पास अभी तक 2 ही है। अभी बढ़ाएंगे पता नहीं, वे बढ़ाएंगे तो ये जाने। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से अब 15 तारीख या 18 तारीख के बाद राजस्थान में, और देखिए मायावती भी आ रही है, मायावती ने 4 दिन का प्रोग्राम बनाया, वो पूरे राजस्थान में ज्यादा करके जा रही है। केजरीवाल जी का भी प्रोग्राम है, भगवंत मान का भी प्रोग्राम है, अब हनुमान जी भी हेलीकॉप्टर पे उड़ना शुरू हो गए आज से। अब कितने दिन कहाँ जाएंगे वो भी पता है, आपको पता है उन्होंने इतने ज्यादा उम्मीदवार तो उतारे नहीं है, उन्होंने 73 करीब उतारे हैं। कांग्रेस के निश्चित रूप से 199 उम्मीदवार है, एक राष्ट्रीय लोकदल का, वो राष्ट्रीय लोकदल में जयंत साहब को बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, अशोक गहलोत ही काम चलाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने समझौता करके उनको दिया है। और देखिएगा बार बार बात आ रही है जेजेपी, जो हरियाणा की इनके गठबंधन की सरकार है, उसने उन्होंने सुनी नहीं, बीजेपी ने तो कहा, उन्होंने कहा 30 दे दो, उनका नहीं दे सकते, तो उन्होंने 30 उतार दिए, 30 तो नहीं उतारे, 12-13 उतारे हैं। और बहुत अच्छी जगह नारायण सिंह की पुत्रवती को उतार दिया उनके पति के खिलाफ। तो देखिए वो भी कहीं एक आध जगह जीत सकते हैं, क्योंकि देखिएगा यहाँ राजस्थान में तो देवीलाल ने बलराम जाखड़ को चुनाव हराया था, जाखड़ साहब को पता हो तो देवीलाल जी उसके बाद ही उप प्रधानमंत्री बने थे वो। तो देखिएगा जिस प्रकार से हरियाणा के लोग राजस्थान में आए, पंजाब के लोग राजस्थान में आए, और आपने देखा कि हॉलीवुड के भी आ गए, धर्मेंद्र को पता ही नहीं था बीकानेर कहाँ जीत के गए 2 बार। उसके बाद देखिएगा वो मथुरा से उनकी पत्नी जीत रही है। तो देखिएगा फिल्म स्टार आते हैं, वो जीत के चले जाते हैं, उनको कोई ज्यादा पता नहीं होता। और देखिए मैं तो अभी रामेश्वर डूडी है नहीं, लेकिन वो मजाक उड़ाया करते थे धर्मेंद्र की। तो जिस प्रकार से राजस्थान में देखिए अब 15 तारीख के बाद निश्चित रूप से, और 25 तारीख से पहले और 23 तारीख तक जो शोर शराबा होना वो 5 बजे तक, और उससे 23 तारीख को चुनाव प्रचार 5 बजे बंद भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चुनावी प्रचार प्रसार की तेजी तो आएगी, लेकिन ज्यादा करके मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के ज्यादा आएंगे। और कांग्रेस के कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी पहले कह सके राजस्थान में चुनौती है, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और या तेलंगाना को चाहते, और राजस्थान में कम आना चाहते। क्यों आना चाहते ये भी आपको पता है कि अगर उनका प्रोग्राम बना करके दोगे या पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तो आकर के बैठेगा तो निश्चित रूप से चलेगा। वो यहाँ तो 7 गारंटी मुख्यमंत्री की चल रही है, और अभी तक घोषणा पत्र में उस मुख्यमंत्री जी ने उसको शामिल करने में पता नहीं, वो तो कह रहे हैं कैंप लगाएंगे, 1000 कैंप लगाएंगे। चुनाव लड़ोगे या कैंप लगाओगे? अब रजिस्ट्रेशन करोगे या चुनाव? 2 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन करने का निश्चय किया। जैसे पहले वाली 11 गारंटी में भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए थे, उस रजिस्ट्रेशन के अनुसार लाभ नहीं मिल पाया जितने रजिस्ट्रेशन हुए। क्यों नहीं मिले तो जाखड़ साहब बताएंगे, क्योंकि अभी लोग बात कह रहे हैं कि साहब जो पुरानी वाली गारंटी भी पूरी नहीं हुई, तो नई जो 7 गारंटी दी है
वो कैसे करेंगे? मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या चौथी बार? या तो डिक्लेयर कर दे जाखड़ साहब कि भाई मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत ही बनेंगे, इसलिए उनकी गारंटी दी जा रही है, हम उसको स्वीकार करते हैं। देखिए प्रियंका गांधी, आपने देखा होगा कि जब दौसा में सिकराय में आई थी पास में, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रियंका गांधी 2 गारंटी की घोषणा करेंगी। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी, मुख्यमंत्री जी आप करो। राहुल गांधी से आपने गारंटी दी थी, राहुल गांधी ने उस गारंटी की आज तक मजाक उड़ाते हैं बीजेपी वाले, कहते पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। तो राहुल गांधी के कारण अगर वो वही कह रही प्रियंका गांधी, मैं क्यों कहूँ मुख्यमंत्री गारंटी, और फिर उसके बाद 5 गारंटी और दे दी मुख्यमंत्री ने। जगदीश शर्मा जी, जी श्याम जी, आप जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं जगदीश जी के साथ उसको आगे बढ़ाते हैं। जगदीश जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आते हैं तो ये कहा जाता है कि इतना क्यों आ रहे हैं, राहुल गांधी कम आते हैं तो ये कहा जाता है कि कम क्यों आ रहे हैं। ये चुनाव राजस्थान का जो है, कांग्रेस पार्टी ने कम से कम ऐसा दिख रहा है कि पूरी तरह से अशोक गहलोत पर छोड़ दिया है। आपको लगता है कि जिस तरह से होर्डिंग्स में सिर्फ अशोक गहलोत और साथ में अब क्योंकि कुछ और तो नजर आना चाहिए, चुनाव से पहले इस आचार संहिता लगने से पहले तो ये बात हो रही थी कि सिर्फ गहलोत दिखते हैं, तो देखना ये होगा कि चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद जब सरकारी पोस्टर नहीं होंगे और पार्टी के पोस्टर बनेंगे तब कौन होगा। तो अब पार्टी के पोस्टर में अशोक गहलोत के साथ गोविंद सिंह डोटासरा है, बस, बाकी कोई चेहरा आप यहाँ पर देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जगदीश शर्मा जी, ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, और अगर ये रणनीति है तो इसका केंद्रीय नेतृत्व का नहीं आने का क्या असर होगा इस चुनाव? मीना जी ऐसा है, ये तो आप सब समझ ही गए होंगे कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, क्यों केवल अशोक गहलोत ही लीडर बने हुए हैं, बस केवल ये डोटासरा जी का नाम लगा है। डोटासरा जी तो असल में इतने गिर गए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि वो बाहर ही नहीं निकल सकते, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं जा सकते जगह, ऐसी हालत हो गई है। कह रहे हैं कि वो चुनाव जो है बहुत उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खैर ये तो ये चुनाव हो रहा है तो किसी न किसी के लिए संकट, किसी के लिए, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे, ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जाखड़ जी ने जो बताया वो तो ये है कि 1.5 महीने पहले वो मानगढ़ धाम आए थे, वो भी आचार संहिता लागू होने से पहले की घटना है। वो आदिवासियों का एक केंद्र है और घटना नहीं है, सभा हुई थी, घटना नहीं थी। सभा भी घटना ही होती है एक महाराज, सभा भी घटना ही होती है। कांग्रेस पार्टी सभा करती है तो कोई एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी कहलाएगी, उसको घटना कह दो। हिंदी में उसको घटना कह दीजिए। नहीं घटना नहीं कह सकते, एक्टिविटी का ही हिंदी अनुवाद है। नहीं घटना नहीं, जाखड़ जी मैं सीनियर है, मैं करता हूं, घटना नहीं कह सकते। खैर कोई बात नहीं, घटना जो घटना से मेरे मतलब कि अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी आए हैं उदयपुर में सभा करने के लिए तो वो भी एक घटना ही है। नहीं घटना नहीं है, रैली करनी है, वो हमारे ठीक है, आपकी जितनी जानकारी है आप रखिए अपने पास। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी, उसको मानिए कुछ भी, राहुल गांधी 1.5 महीने से आ क्यों नहीं रहे हैं, जबकि वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना तक घूम रहे हैं खूब। ये मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं कि राहुल गांधी अशोक गहलोत से बहुत ज्यादा नाराज हैं, उनसे बात भी उनको हुए कोई 15-20 दिन, महीना हो गया है, बात भी नहीं हो रही आपस में, जबकि कम्युनिकेशन तो ऐसा है, ये सारी बातें सारी मीडिया में आई हुई है। और क्यों नाराज हैं अब ये तो यही बता सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत आजकल आला कमान की मानते नहीं है, राहुल गांधी की बातों को मानते नहीं है, इसलिए नाराज है। वो अपनी मर्जी से चाहे जो करते रहें, लेकिन राहुल गांधी ने जब ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जो है वो उनको जिस तरह की हिमायत दी गई, कभी पप्पू या कभी कुछ और, या ये कहा गया कि राहुल गांधी जहाँ जाते हैं चुनाव हार जाते हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है, या ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने उतने ताकतवर नजर नहीं आते हैं, और जब जनता नरेंद्र मोदी का विकल्प देखती है राहुल गांधी को, तो फिर ऑटोमेटिकली वो
नरेंद्र मोदी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब इस तरह की बातें होती हैं और ऐसे में अगर राजस्थान में राहुल गांधी नहीं भी आते हैं और अशोक गहलोत जिनको कि गांधी और बहुत तरह की उपमाएं दी जा रही हैं इस प्रदेश के लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, तो उसमें फिर अशोक गहलोत को फायदा होगा कि नुकसान होगा? मीना जी, ऐसा है कि अभी मैं जो बोल रहा था उसी के कंटिन्यूशन में आपने सवाल पूछा है। अशोक गहलोत को क्या होगा, फायदा होगा या नहीं। अशोक गहलोत ने तो कुछ महीने पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि ये इलेक्शन हम जीतेंगे, रिपीट होंगे और फिर अगली बार भी चीफ मिनिस्टर मैं ही बनूंगा। ये बात जो है और कोई कांग्रेस का नेता नहीं बोल रहा है उनके अलावा, किसी ने नहीं कही है इसके अलावा, न आला कमान के किसी नेता ने कहा है, क्योंकि पार्टी में एक प्रक्रिया है, भले ही वो ही बने, लेकिन पार्टी में एक प्रक्रिया है। एक तो ये है कि वो विधायक दल की, चुने हुए विधायकों की, जो विधायक दल की एक बैठक करते हैं, बैठक में वो विधायकों का जनरल कंसेंसस लेते हैं कि भाई किसके नाम के प्रति उनका ज्यादा वो बनता है। फिर उसके बाद आला कमान उस पर कंसिडरेशन करता है और फिर डिक्लेयर होता है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ आला कमान को स्वीकार ही नहीं किया गया, आला कमान की अथॉरिटी को ही खत्म कर दिया गया। आला कमान क्या है क्या नहीं है उसको माना ही नहीं गया। आप देखिए कि आला कमान ने यहाँ ऑब्जर्वर भेजे, आप याद करिए 25 सितंबर 22 की घटना, ऑब्जर्वर भेजे। उन ऑब्जर्वरों को तो चीफ मिनिस्टर ने अपने घर पे बिठा लिया और विधायक एक अलग मंत्री के यहाँ जाकर और लिखकर अपना, फिर बाद में स्पीकर से मिलते हैं रात को, वो मध्य रात्रि को, और स्पीकर को जाके ज्ञापन देते हैं, अपना रेजिग्नेशन देते हैं। आप बताइए किस तरह की घटना थी ये पॉलिटिकल पार्टी में? जबकि कांग्रेस में ये परंपरा है कि जो आला कमान कहता है उसको सुना जाता है, लेकिन यहाँ तो चैलेंज कर दिया। और उसके बाद का घटनाक्रम भी आपको पता है, सोनिया गांधी से अशोक गहलोत मिल नहीं पाए पहले तो महीने तक, और जब मिले तो माफी मांग कर आए, और बाहर आकर भी उनको कहना पड़ा कि मैं मैडम से माफी मांग कर आया हूं। तो जब इतने तनावपूर्ण रिश्ते हो गए हों आला कमान और अशोक गहलोत के बीच में, तो कौन सेंट्रल लीडर यहाँ आकर सभा करने की बात करेगा? पार्टी में तो सभी लीडर समझते हैं ना कि ये कर क्या रहे हैं। यहां तक कि सचिन पायलट, जो कि कांग्रेस में इस समय सबसे ज्यादा भीड़ गैदर करने वाले लीडर हैं, सबसे ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हैं, लोग उनको सुनना भी चाहते हैं, यूथ तो खास तौर पर उनको देखकर जहां वो जाते हैं वहां इकट्ठे होते हैं, ये करते हैं। उनको मध्य प्रदेश वाले तो ले गए, लेकिन अशोक गहलोत जी को जरूरत नहीं समझ में आई कि इनकी सभाएं करवाई जाएं कुछ इलाकों में ले जाकर। उन्हीं इलाकों में करवा लेते जहां पर की गुजर बाहुल्य इलाके हैं। नहीं, आखिरकार सचिन पायलट 2-3 दिन तक 2-3 दफे जो है टोंक में ही अपने चक्कर लगाते रहे, वहीं सभा करते रहे। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है ना कि वहां स्टार प्रचारकों हो चाहे और कोई हो, उनका चमत्कार क्या चल रहा है, यहाँ पॉलिटिक्स दूसरी चल रही है। और उसीलिए कांग्रेस को थोड़ा अपनी स्थिति को सुधारने की जरूरत है, मैं ये मानता हूँ। जी, तो आरपी विजय, कांग्रेस पार्टी को जो स्थिति सुधारने की जरूरत है और जो स्टार प्रचारकों का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पा रही, और आपकी केंद्रीय कैबिनेट टीम जो है वो राजस्थान में तैनात हुई है, तो उसका सीधा फायदा देख रहे हैं। मीरा जी इसको हो रहा है, सिस्टम इसको पे आ रहा है। आवाज आ रही है? जी बोलिए। मीना जी, मेरा कहना यह है कि बेसिकली क्या है कि कांग्रेस के अंदर स्टार प्रचारक बना दिए और स्टार प्रचारक यहाँ आना नहीं चाहते हैं, और जो लोकल इनके स्टार प्रचारक हैं वो इस तरीके से गिर गए हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकते। तो इनके स्टार प्रचारकों की कहानी ये जाने हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमारे स्टार प्रचारक जितने भी हैं
वो सारे के सारे एक क्रमबद्ध तरीके से राजस्थान के अंदर आ रहे हैं और अपनी पार्टी का मजबूत बना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, हेमंत कुमार बिस्वा आ रहे हैं, हमारे योगी जी आ रहे हैं। तो यहाँ तो सारे ही हैं, यहाँ तो फडणवीस जी आ रहे हैं, यहाँ तो कल निर्मला सीतारमण आ रही है, फिर वो उदयपुर भी जा रही है। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो स्टार प्रचारक है और स्टार प्रचारक काम कर रही है। अभी किसी ने कहा था कि भाई वसुंधरा जी है सिर्फ उस जगह पे जा रही है जहां उनके कैंडिडेट खड़े हुए हैं। एज कैंडिडेट वसुंधरा जी के नहीं है, कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका जहां उपयोग कर रही है वो कभी मना नहीं कर रही है। वो वहीं जा रही है जहां हमारी पार्टी उनको लगा रही है और हर तरीके से जहां भी और वो जा रही है। इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए कि भारतीय वो वसुंधरा जी के जहां कैंडिडेट है, वसुंधरा जी के कोई कैंडिडेट नहीं है, सारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और ये सबको पता है। कुछ हो सकता था, कुछ मतभेद थे शुरुआत में, अब सब मिलकर के सबका उद्देश्य एक ही है कि इस कुशासन जो 5 साल का कुशासन चला है राजस्थान में, कोई शासन नाम की चीज नहीं थी, उसको खत्म करना है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से लाना है। उसके लिए हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे हमारे नेता सब लग चुके हैं और स्टार प्रचारक। अब आप जानते हो कि राजस्थान तो संभाल ही रखा है, मोदी जी ने संभाल रखा है। जब राजस्थान को मोदी जी ने संभाल रखा है तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि वसुंधरा जी काम नहीं करेगी या वो अपने सिर्फ कैंडिडेट के लिए काम करेगी। जहां भी हम उनको लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं हर जगह। वसुंधरा जी का कोई कैंडिडेट नहीं है और किसी दूसरे ग्रुप का कोई कैंडिडेट नहीं है, ग्रुप कोई होते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक जिम्मेदारी से लेकर के इस चुनाव को लड़ रही है। पहले हमको सत्ता में आना है, सत्ता में आकर के इस कुशासन को हटा करके, और जो ये 3 दिसंबर 2023 को जो रिजल्ट आने वाले हैं वो चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। मैं आपको आज फिर कह रहा हूं, चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। जितने आप देख रहे होंगे आज की तारीख में कि कांग्रेस को छोड़ने वालों की लाइन लगी हुई है, रोजाना 150 से 300 के बीच में आदमी छोड़ रहे हैं और वो उनको पता है कि ये डूबता हुआ जहाज है, इसके अंदर कोई नहीं बैठेगा। और कहानी वही हो रही है, रोजाना छोड़ रहे हैं और रोजाना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या और कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बट कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। अभी इनके जो, मैं आपको बताता हूँ, इनके जो खास आदमी थे रामेश्वर दादी, उनको ये नहीं बिठा पाए। अशोक गहलोत जी के बिल्कुल नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, जब उनको ये नहीं बिठा पाए तो आप अंदाज लगा लो कि अशोक गहलोत जी की क्या हालत होने वाली आने वाले टाइम में। 21 सीटें तो ये लिए पिछली बार जब हारे थे। जब इस बार मेरे को लगता नहीं है कि एक इनको कोई बड़ी गाड़ी के छोटी मतलब 15 से 20 के अंदर भी इनकी सीटें आ जाए। और ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट से बात कर रहा हूं। आज इनके लोग जितने भी हैं कैंडिडेट है, उनको इस तरीके से घेर लिए गए, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसी हालत हो गई इनकी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं और वो करके और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता 3 दिसंबर 2023 को यहाँ पे स्थापित करेंगे। आरपी विजय जी, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपके जो दावे हैं, उनको सुनकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राधेश्याम उपाध्याय जी बड़े मुस्कुरा रहे, मंद मंद युवा है, काफी आपसे उनका, आपका और उनका उम्र का अनुभव बहुत लंबा है, बड़ा है, और उतना ही बड़ा गैप है जितना आपकी राजनीतिक पार्टी का और इनकी राजनीतिक पार्टी का है। यानी कि आम आदमी पार्टी नई है, जैसे राधेश्याम उपाध्याय जी राजनीति में नए हैं। राधेश्याम जी, आपके स्टार प्रचारक किसका प्रचार करने आएंगे? कौन सी सीट आपको लगता है जिसको निकालने में आपको कामयाबी मिल सकती है? देखिए मीना जी, स्टार प्रचारक सभी पार्टियां भेज रही है अपने प्रत्याशियों के लिए। मैं आरपी विजय सिंह जी को सुन रहा था और हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्याम सुंदर जी वैसा बैठे हैं, जगदीश जी बैठे हैं, कि आरपी विजय सिंह जी बड़े उत्साह में थे और काफी भरे हुए थे कि हम जीत रहे हैं। जैसे ये दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीता था, जनता ने इनको नकार दिया, फिर भी वहां काबिज होकर बैठे, बोले हम जीते हुए। स्टार प्रचारकों की आवश्यकता तब पड़ती है जब इनकी योजनाओं में ताकत नहीं होती है। ये जो गारंटियां लेकर घूम रहे हैं मीना जी, 4 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने जयपुर के अंदर ये जो 7 गारंटियां दी, उसी दिन कांग्रेस और बीजेपी के अंदर गारंटियां देने की होड़ मच गई थी। और ये वही गारंटियां लेके घूम रहे हैं, जबकि इनकी गारंटियां नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं और कांग्रेस की सिर्फ घोषणाएं हैं। ये घोषणा और जुमलों के बीच का ये जो है गैप, इसको ये गारंटियां कह रहे हैं, ये गारंटियां नहीं है। अगर ये गारंटियों की बात कर रहे हैं, मैं आरपी विजय सिंह जी मेरे बड़े सीनियर हैं, मेरे पिता तुल्य हैं,
मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि आप सीना ठोक कर कहिए राजस्थान की जनता से कि हम आपको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। किसानों से कहिए कि हम आपकी फसलों के उचित दाम दिलाएंगे, वैसे फसल के दाम नहीं दिलाएंगे जैसे आपने टिकरी बॉर्डर पर, शाहजहां बॉर्डर पर कीले बिछाकर, लाठियां बरसाकर किसानों के साथ जो न्याय किया था, उसके हिसाब से नहीं। और आप कहिए कि हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। ब्रजभूषण जैसे आपके स्टार प्रचारक जिनके नाम पर आप वोट मांग कर दिखाइए, मणिपुर हिंसा के नाम पर आप वोट मांग कर दिखाइए। ये नहीं जा सकते मीना जी, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है। इनके पास एक बहुत बड़ा मिशन है कि राजस्थान को एन केन प्रकेंड हमें सिर्फ जीतना है। इन्होंने खुद कहा है, अभी राधेश्याम जी, आपके स्टार प्रचारक तो इन्होंने सारे जेल कहा में है भरे पड़े कि हैं। हमारे आपके स्टार स्टार प्रचारक है कहाँ प्रचारक पे? हेमंत मैं बिस्व तो आपके शर्मा स्टार जी आ रही है, प्रचारक और हेमंत बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और कांग्रेस में वो मंत्री थे, और वो कह देंगे राजस्थान के अंदर सीना ठोककर कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। आपने हमारे मंत्रियों को जेल में डाला है और आज तक आपने सबूत पेश नहीं किया। आपने कोर्ट के अंदर उनको घसीटा, लेकिन न्याय नहीं मिला। ये इस देश के अंदर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना संविधान मानती है, ना लोकतंत्र को मानती है, ना किसी प्रकार के कानून को नहीं मानती है। ये हिटलरशाही वाली एक सरकार चलाना चाहते हैं। और राजस्थान के अंदर अगर ये इतने ही प्रभावशाली थे तो इनको राजस्थान की जनता बेदखल नहीं करती। इनके राजस्थान में 25 सांसद हैं और 72 एमएलए हैं। आज तक इन्होंने राधेश्याम जी, आप युवा हैं, आपका जोश ऐसे ही बना रहे, बरकरार रहे, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल कुछ अलग था। मेरा सवाल ये था कि आपके जो स्टार प्रचारक हैं अरविंद केजरीवाल, वो राजस्थान में कौन कौन सी सीट पर आएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए, जो आपको लगता है कि थोड़ी मजबूत है आपकी तुलनात्मक रूप से, और दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को जिनको आप इस वक्त अभी बहुत जोर से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहां उनको चुनावी मैदान में घेर पाएंगे? मीना जी, मैंने जवाब दे दिया इसका। मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो गारंटियां थी वो किसी स्टार प्रचारक से कम नहीं है। अगर हमने कहा है हम आपको मुफ्त बिजली देंगे, तो हमने पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर इस पे काम किया है। अगर हमने कहा है कि हम आपको मुफ्त शिक्षा देंगे, तो हमने दिल्ली और पंजाब में किया है। अगर हम आपको कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, तो हमने ये शासन दिया है। हमने स्वास्थ्य की योजना दी है, तो हमने ये योजना दी है और हम इसी पे काम कर रहे हैं। अगर हमने कहा कि शहीदों को सम्मान राशि देंगे, तो हमने ये राशियां दी है। हमने जो गारंटियां दी, ये हमारे किसी स्टार प्रचारक से कम नहीं है। आज कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर रही है, युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। दिल्ली के मॉडल की आप चर्चा कर रहे हैं, जिसे आप राजस्थान में भी लाना चाहते हैं, और आप दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से यही अपील करते हैं कि भाई आप राजस्थान में अगर सत्ता में आते हैं तो इस तरह का माहौल बनाने की चेष्टा करें जो दिल्ली में बना है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। भीमराज जाखड़ जी, मुद्दा ये है इस वक्त जो इस पूरी चर्चा के दौरान निकलकर बात सामने आ रही है, और जो प्रदेश में हम स्थिति को देख रहे हैं, कि आपके स्टार प्रचारकों में से कुछ तो अपने अपने विधानसभा में घिर गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री पसंद नहीं करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ मुख्यमंत्री को पसंद नहीं करते इसलिए आना नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर ऐसा दिख रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इस वक्त एक चक्रव्यूह में खुद ही घिर चुके हैं जो उन्होंने बुना था। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो राधेश्याम जी, एक आरपी विजय जी, इन दोनों को एक चीज याद दिला देता हूँ कि बीजेपी ने तो गुजरात मॉडल लॉन्च किया था जो फेल हो गया, और ये दिल्ली मॉडल लॉन्च करें, ये भी मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूँ फेल होगा। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं हम, ये नहीं कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है मैडम कि जो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें इनके रोज 3-3 पेज का, 2-2 पेज का ऐड आता है, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कैसे अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं? इन बातों पर चर्चा नहीं होती। आम आदमी की ये चर्चा करते हैं। लोकपाल कहाँ गए आज? जो जिस लोकपाल को लेके ये बड़े चर्चा में सुर्खियों में अन्ना हजारे के साथ इन्होंने आंदोलन किया, पर इन बातों पे ये चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा, इन्होंने एक सवाल अच्छा भी किया जो मैं इसको उसके लिए इनको धन्यवाद भी दूंगा कि इन्होंने मणिपुर पे बोला आई एम एग्री टू यू। इन्होंने बोला पहलवानों के लिए बोला, ब्रजभूषण के लिए, बिल्कुल सही बोला आपने, मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। सही का सही कहना चाहिए और गलत को गलत कहेंगे तो ये राजनीति की बहुत बड़ी एक पहली सीढ़ी होती है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, स्टार प्रचारकों का जहां तक सवाल है, स्टार प्रचारक मैडम सब आएंगे और दीपावली, आज गोवर्धन पूजा होगी, कल के बाद मैडम आप देखेंगे स्टार प्रचारकों में लाइन होंगे। स्टार प्रचारक बड़े जोर शोर से कांग्रेस के अंदर जिनका लिस्ट में नाम है वो जुटेंगे राजस्थान के अंदर,
और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और सरकार दोबारा बन रही है। और सरकार की योजनाओं पे और बीजेपी ने जो किसानों और मजदूरों पे जो अत्याचार किए हैं, उत्पीड़न किए हैं, और जो पूंजीपतियों की एक विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, जिन्होंने पूंजीपतियों को तो पैसा लुटाया, गरीबों का लूटा है, उसको लेकर, और कैसे जो सरकारी संस्थान से उनको एक एक करके इन्होंने बेचा, कैसे इनका बजट देखिए, शिक्षा का बजट इन्होंने कम किया, मनरेगा का बजट इन्होंने कम किया, बट इन्होंने कभी गरीब किसान मजदूर की व्याख्या नहीं। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, उसका क्या ये किसानों विरोधी पार्टी, बिल्कुल सही कहा आपने। किसानों सर जी, मैडम मीना जी, आपको पता होगा कैसे इन्होंने किलें रोपी गई, कैसे इन्होंने गोलियां बरसाई गई, कैसे इन्होंने किसानों को शहीद होने मजबूर कर दिया। जो मैं इनसे आरपी विजय जी से पूछना चाहता हूँ, आप प्रवक्ता हैं का भाजपा के, तो मुझे दो नामों का आप जवाब दे दीजिए। और मीना जी, मैं सीना ठोक के कह, शरद मराठे को आप जानते हैं और संजय मरीवाला को आप जानते हैं क्या? क्या मैडम भाजपा के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अमेरिका में कंपनी वाले चलाने वाला बताएगा कि 3 काले कानून किसानों के लिए फायदेमंद है? जो अर्थशास्त्री समझ नहीं पाए वो किसान समझ गए मैडम, और ये लाठी गोली और बंदूक से बता रहे थे कि ये 3 काले कानून किसानों के लिए बढ़िया। इनके मंत्री अजय टेनी, आज सुबह मैं दोबारा वीडियो देख रहा था मैडम, रूह कांप जाती है, कैसे जीपों से किसानों से रौंद रहे थे। क्या उन पे कार्रवाई की? क्या ब्रजभूषण पे जो आरोप लगे उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप एक महिला है, हमारी बहन है आप, पर मैं कहता हूँ जिस आदमी पे ऐसे घिनौने अपराध लग जाए उसको खुद को चला के इस्तीफा देना चाहिए। क्या मैं यदि असली राजनेता होता तो चला के इस्तीफा देना चाहिए, पर ये उसका समर्थन कर रहे थे। और जब 3 काले कानून माफी मांगी थी उसके फायदे बताने, पर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ मैडम, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। जब इनको किसानों और मजदूरों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं, इनका अंत तय है। हिटलर का भी हुआ, नीरो का भी हुआ, और मुसोलिन का भी अंत होगा, इनका भी होगा। भीमराज जी, एक बात बताइए, अगर आपको लगता है कि ब्रिजभूषण गलत है, आपको लगता है, इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि सरकार, कानून व्यवस्था इस बात को साबित नहीं कर पा रही है, और जो महिलाएं इतने लंबे समय तक इस आंदोलन में बैठी, उनकी ताकत को भी कुचल दिया गया। तो क्या मैडम, मैं बिल्कुल सही है, मैं यही तो कहा, हिटलर शाही और क्या होती है, यही तो कहना चाहता हूँ मैडम, मैंने यही शब्द ली। लेकिन अगर कोई सच है और उस सच के खिलाफ विपक्ष आंदोलन करता है, तो क्या विपक्ष का आंदोलन भी इतना कमजोर है कि उसे कुचल दिया जाए? विपक्ष ने मैडम आवाज उठाई है, ऐसा नहीं है, पहलवानों का समर्थन भी है, और हमने कहा इनको न्याय दो। और जब दिल्ली पुलिस कह रही है कि दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट को सही माना, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन होती है ना, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। मामला संगीन था। ये मणिपुर में भी नहीं बोले मैडम, मणिपुर में महिलाओं के साथ कितना की दर्जा, क्या कहां चुप बैठे? इनको इजराइल और वगैरह दिख जाता है, मणिपुर क्यों नहीं? मणिपुर तो इंडिया में है ना। मणिपुर के भी खिलाफ समर्थन में हमने उनको न्याय दिलाने के लिए हमने भी आंदोलन किया था। तो ये उस पर नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? पर मैडम, इनकी कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों पे जनता का टैक्स का पैसा लुटाया जा रहा है, उनका कर्जा माफ किया जा रहा है, उनको संस्थान लुटाए जा रहे हैं, उनको बड़े बड़े टेंडर दिए जा रहे हैं। चाइना का विरोध करते हैं, बैंक ऑफ चाइना को ये खोलते हैं, उसको टेंडर देते हैं। जबकि आपको एक बहुत बड़ी चीज और बता देता हूँ जो मैंने आज तक नहीं की, मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं इनको भी नोटिस करा देता हूँ। मैडम, आज टेलीकॉम का युग है, और टेलीकॉम में अपने सारे डाटा रहते हैं, सबके रहते हैं, सब यूज करते हैं। मैडम, एयरटेल का है, वो चीनी एक कंपनी है हुआवे, जो जासूसी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, उसको इन्होंने एयरटेल का काम दिया। जबकि बीएसएनएल और जेटी और आइडिया, तीनों का काम एक बीएसएनएल, आइडिया और वोडाफोन, इन तीनों काम एक जेटी चाइनीज कंपनी है, उसको दिया गया। आखिर क्यों, किसके इशारे पर हो रहा है? जबकि रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि ये अपने लिए खतरा है। और इस बात को हर आदमी समझता है कि जब चाइनीज कंपनियों को अपने टेंडर देंगे तो देश के लिए खतरा होगा या नहीं। तो ऐसे लोगों को काम दे रहे, आखिर क्यों करें? इस पे तो कोई बोल ही नहीं रहा टेलीकॉम के ऊपर। मैडम, बीएसएनएल इतना बढ़िया काम था, उसको बैठा दिया इन लोगों ने जियो के देखे, और ये बारी विदेशी कंपनियों को काम दे रहे, आखिर क्यों दे रहे हैं? बीएसएनएल का काम जेटी को देने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? और जो जासूसी लिए जो कंपनी बदनाम है उसको काम क्यों दे रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैडम पूंजीपतियों काम देना चाहते हैं, और इनको कुछ नहीं है। आखिर एक बात सत्य साबित होती दे रही है। क्या गोलवार की वो बुक थी, वी प्राउड ऑफ इंडियन, वो उसमें लिखा है, वो कहते हैं कि आप देश की आबादी को 95% को गरीब कर देना, पूंजी 3% लोगों के हाथों में दे देना। क्या उसी सिद्धांत पे चल रहे हैं ये लोग? नोटबंदी में मैडम कितने लोग मरे थे, कितने लोगों का बर्बाद हुआ, व्यापार हुआ, उस पर नहीं बोलेंगे। जीएसटी से कितने लोगों का उसका सरलीकरण नहीं किया, कितने लोग बर्बाद हुए। कोरोना काल में क्या हुआ? आर्मी जब लॉकडाउन लगा रही थी फरवरी के अंदर, ये तो नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे उस टाइम, फरवरी में, मार्च के अंदर एकदम लॉकडाउन लगा के जनता क्या लिया? इन्होंने गरीब रोडों पे मरने पे मजबूर कर दिया। और एक सेकंड बीच में बोल रहा हूँ, जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था मैडम, देश का एक सेक्टर एग्रीकल्चर था, किसान था, जो जीडीपी को बचा रहा था, इन्होंने उसको भी कुचला मैडम।
और कुचला तो क्या अपने इनकी कोशिश थी। और एमएसपी और स्वामीनाथन भी ये नहीं बोलेंगे, पर कभी नहीं बोले मैडम, कुछ नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है और देश की जनता को लूटना चाहते हैं और लाठी गोली बंदूक से शासन करना चाहते हैं। इनका अंत निश्चित है और ये इन्होंने जो किसानों पे किया था वो ताबूत के अंतिम कीफ साबित हुआ होगा। और आज मैं कह रहा हूँ आरपी भीमराज जी, आरपी विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। उससे पहले भीमराज जी, आप जितने सवाल उठा रहे हैं बीजेपी की सरकार पर और आप जितनी अथॉरिटी के साथ इन सब बातों को रख रहे हैं, बिल्कुल मैं टेलीकॉम का भीमराज जी, क्या कारण है कि इतना सब होते हुए भी आज तमाम सर्वेज जो हैं वो राजस्थान में आपकी सरकार की वापसी के संकेत नहीं दे रहे हैं? वापसी संकेत दे रहे हैं मैडम, ग्राउंड पे रिपोर्ट पता कर लो, सरकार रिपीट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। जब देश की 70 और राज्य की 70 से 80% आबादी खेती और किसानी पे निर्भर करती है, वो लोग जनता साथ दे रहे हैं, कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है। कर्मचारी हमारे साथ हैं, ओपीएस सिस्टम लाने वाला पहला स्टेट राजस्थान है, कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कृषि बजट पेश करने वाला राजस्थान है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। सर्वेज आपको ध्यान है जो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं राजस्थान में? मीना जी, अब ये जाखड़ साहब ये नहीं बता रहे कि जिस अडानी को आप बर्बाद कहते हो और उनके पैसे माफ करें, उसने उनके पुत्र को कितना दिया, वो स्टेडियम में कितना पैसा लाए और उनको क्यों दिया गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप ही तो, मैंने तो देखा था जब निवेश का कार्यक्रम हो रहा था तो अशोक गहलोत और उनके पुत्र सामने कह रहे थे, देखिए शान से कह रहे हैं हमारे स्टेडियम के लिए पैसा देंगे, हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा देंगे। अब राहुल गांधी अगर उसका विरोध करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी उससे समझौता करके अपने पुत्र के लिए सब कुछ लेना चाहते हैं, ये तो जग जाहिर है ना। मैं गलत नहीं कर रहा। सर जी, माफ नहीं किया अडानी का, माफ नहीं, निवेश ही करवाया, निवेश तो हर राज्य करवाता है पर माफ नहीं करता। ये तो स्टेडियम के लिए पैसा क्यों देगा अडानी? जाखड़ साहब जरा सुन लो, स्टेडियम के लिए उनके पुत्र का जो देखिएगा, जो हमारे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम बनाने के लिए पैसा देगा कोई व्यापारी, क्यों देगा? अनिल अग्रवाल पैसा क्यों देगा? आप बताइए ना, क्यों देगा? और वही मुख्यमंत्री के पुत्र जब चेयरमैन है तो दे रहा है। तो आप ये कहना गलत है कि हम तो उनके खिलाफ बोलते हैं। पर्दे के पीछे से क्या लेते हो मुझे नहीं पता। आप देखिए सीपी जोशी भी मौजूद थे, मैं नहीं गलत नहीं करा। आपने फोटो नहीं देखा तो मैं दिखा भी दूं, मैं भी सूची देख रहा था आपकी 40 की सूची, जिसमें शशि थरूर भी है, आपके देखिएगा कि मधुसूदन मिस्त्री भी हैं, गोगोई भी है और बहुत सारे लोग हैं, केसी वेणुगोपाल भी हैं। मैंने तो केवल मुकुल वासनिक को तो जरूर देखा था जब बैठाने का काम चल रहा था। आप में, मैं जिस दिन में आया था आप भी मिले थे मुझे। भंवर जितेंद्र को भी देखा था, लेकिन फील्ड में नहीं जा रहे, पता नहीं क्यों। अब 7 गारंटियों को लेकर के मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कोई कार्यकारी अध्यक्ष तो बना दो आप। क्योंकि देखिए पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष बना है, जब अगर चुनाव लड़ता होता है, देखिए अबरार अहमद थे जो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और वो उनकी डेथ भी हो गई थी कार्यकारी, तो आपको कार्यकारी अध्यक्ष तो बनाना पड़ेगा ना। अभी कांग्रेस पार्टी में किससे मुलाकात करें? कोई है क्या वो जिम्मेदार आदमी? मुझे तो लगता नहीं। आप बता दो अगर कोई जिम्मेदार आदमी वहां बैठा हो कि हाँ भाई ये व्यक्ति है जिसको। अभी देखिए जयराम रमेश जरूर आए आपका प्रचार प्रसार करने के लिए, हाँ कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन जिस तादाद में आने चाहिए। और जो अशोक गहलोत कह रहा है कि अगर लोग दूसरे आ गए तो मेरी स्थिति कमजोर हो जाएगी, इसलिए अशोक गहलोत चाहते हैं कि भाई मैं दिखूं और मैं प्रचार। देखिए एक डिब्बाबंद पे कंपनी है जिसके माध्यम से प्रचार कर रहे हैं वो है ना, डिजाइन बॉक्स कंपनी, जिसके माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है नरेश। और देखिएगा दीपावली के एक दिन पहले 1,59,62 लाख दीपक जलाए। कौन से दीपक जलाए? मिट्टी वाले दीपक नहीं जले में, वो बैटरी वाले जले जिसका 40 रुपए एक दीपक की कीमत आती है। और 1200 लोग गए थे वहां पर, कुछ तो उनके प्रत्याशी गए थे, मुख्यमंत्री ने 8 दीपक जलाए और बाकी के दीपक तो वो जले। और आतिशबाजी करी, किसके लिए करी आतिशबाजी? अरे भाई आप तो आतिशबाजी करो जिसमें सचिन पायलट को नहीं लाया, बाकी लोगों को लाते सही, प्रियंका को किसी को लाके बड़े दिखा के उसको फेमस कराने का प्रयास करते, लेकिन नहीं, वो 4 प्रत्याशी थे, मुख्यमंत्री जी थे और 1200 लोग थे और उसमें आपने 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया एक दिन में। और क्यों कर दिया? वो तो इवेंट कंपनी के मैनेजमेंट के माध्यम से। इस बार जो कांग्रेस अपने नेताओं के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं कर रही है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ला करके, और कार्यकर्ता दुखी है। काम तो हम कर रहे हैं, पैसा कौन ले जा रहा है? वो ले जा रहे हैं। आप देखिए कि एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर आए उनको कह रहे हैं कि आप खर्चे वर्चे का पैसा 40 हजार रुपए आप एआईसीसी से लेना, वहां से मिलेंगे। कौन जाएगा एआईसीसी से लेने पैसा?
और जिला अध्यक्ष फोन ही नहीं उठा रहा, कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, हम तो हमारा काम करेंगे। ये जो ऑब्जर्वर 25 आए थे, मधुसूदन मिस्त्री छाट के लाए थे कि हम प्रचार प्रसार करेंगे, या 3 सह प्रभारी जो है हमारे, देखिएगा मैं तो अमृता धवन को जयपुर में देखता हूँ, बाकी तो कहीं देखता नहीं, या आपके देखिए काजी निजामुद्दीन कह दें, या वीरेंद्र सिंह तो गायब भी हो गए, दिखते ही नहीं कहीं पे। तो देखिए जिस प्रकार से इनकी सह प्रभारी और प्रभारी भी कोई नहीं बुलाता, मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो प्रभारी जी साथ जाएंगे। अब यात्रा शुरू होगी 16 तारीख से वापस से इनकी जो गारंटी यात्रा है, और फिर कैंप लगेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन होगा। किस प्रकार का प्रचार प्रसार और किस प्रकार का ये सब माहौल चल रहा है। तो इस प्रकार से देखिए मुख्यमंत्री जी असुरक्षित महसूस करते हैं, दूसरे आते हैं तो राहुल गांधी आएंगे तो मुख्यमंत्री जी पीछे की लाइन में खड़े होते हैं, प्रियंका गांधी आती है पीछे, क्योंकि उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी नहीं, मेरे अलावा कोई आए तो मैं आने वाले समय में 4थी बार मुख्यमंत्री बनूंगा। सचिन पायलट रोज कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस में ऐसी परिपाटी नहीं है कि हम कहें कि हम 4थे बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये तो विधायक दल तय करेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो जिस तरह का माहौल मीना जी पैदा हो गया है कांग्रेस में, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, कांग्रेस के हित में नहीं है। अशोक गहलोत के हित में तो है कि उसके लोग जीत जाएंगे। तो जगदीश शर्मा जी, ये कांग्रेस में जो माहौल बन गया है जिसका श्याम सुंदर जी इशारा कर रहे हैं और जो हम सब देख पा रहे हैं, इसके नतीजे जो हैं वो दोनों तरफ जा सकते हैं। इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर, गांधीवादी छवि के नाम पर, लोक कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर कांग्रेस पार्टी फायदा भी ले सकती है, या आलाकमान की अनदेखी और कांग्रेस पार्टी के भीतर की गुटबाजी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। जगदीश जी। मीना जगदीश जी का कुछ इंटरनेट इशू है। आरपी विजय जी, आपको क्या नजर आ रहा है? जगदीश जी आ मैं छोड़ता हूँ। मीना जी, सबको पता है ये दोनों कांग्रेस और आप इंडी अलायंस के सदस्य हैं। इनको जो चीज अच्छी लगती है वो एक दूसरे के बारे में बढ़ाई करते हैं, और जो चीज इनके नहीं बैठती है ये एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं। तो ये कहानी है इनकी इंडी अलायंस की, जहां दोनों पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब अपने मतलब के लिए काम कर रही है, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन 2024 May 24 के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं सेंट्रल के, उसमें भी सेम थिंग होने वाली है। उससे पहले इनमें बिखराव हो जाएगा तगड़ा। आज ये बात कर रहे थे, अरे ब्रजभूषण शर्मा, आप एक बात बताओ, आप लोगों को किसने रोका था? आप कुछ बात तो करते, कहीं तो कुछ करते। आपने आंदोलन किया, क्या हुआ आंदोलन वाले? आंदोलन से कोई फर्क पड़ा क्या आपके? आप लोगों ने सिर्फ क्या है, मिसगाइड करने के लिए आप जाओ ना, कोर्ट में जाओ, मैटर कोर्ट के अंदर है, आप जाओ, जितने एविडेंसेज आपके पास है वो लेके काम में लो। आप करते क्यों नहीं हो? आप सिर्फ दिखावे की बातें करते हो, हकीकत में कुछ करते नहीं हो। इंडिया अलायंस चल रहा है। अरे ये इंडिया अलायंस है क्या? आपस में तो आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, बात कर रहे हो, और जो मतलब की चीज होती है, उनको क्या अच्छा लगा कि मणिपुर और ब्रजभूषण, इसके बारे में आरपी विजय जी दे रहे हैं। आरपी विजय जी ये दे रहे हैं, भैया मणिपुर में क्या हो रहा है, कैसे हुआ है, ये पता है सबको कहानी कि ये विपक्ष क्या करवाना चाहता था वहां पे। बट फिर भी सत्ता वाले जो होते ना, वो सावचेत थे, उन्होंने काम किया है और उसको कंट्रोल किया है। ठीक है, तकलीफ आई है, नो डाउट, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। बट कहने का अर्थ ये होता है कि आज की तारीख में आप राजनीति नहीं करें, आप सहयोग दें। अगर आप चाहते हैं कि मणिपुर शांत हो तो आप लोगों का सहयोग जरूरी है। आप लोग सहयोग नहीं कर रहे, उल्टा फायदा उठा रहे हैं उसका, वो गलत काम कर रहे हैं आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 24 पर रहती है हर शाम मरुधरा के अलग अलग रंगों को हम राजस्थान की जनता के सामने लेकर आए, और जिस तरह की तस्वीर इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी की नजर आ रही है, आज स्टार प्रचारकों के संदर्भ में इस बात को समझने की हमने कोशिश की। कांग्रेस के स्टार प्रचारक यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, बीजेपी ने आक्रामक तेवर शुरू कर दिए हैं। ये दिख रहा है या कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी अंदरूनी गुटबाजी और राजनीति से बाहर निकल नहीं पा रही है। भीतर कहीं ना कहीं विरोध, मतभेद, प्रतिरोध बीजेपी में भी है, लेकिन वो
अपने कामों को ग्राउंड पर रोक नहीं रही है, बढ़ा रही है। इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा, इस चुनाव के नतीजों में किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, ये जनता को तय करना है। और जनता अपने सुझाव, अपना फीडबैक हमारे इस कार्यक्रम के बारे में देना चाहे तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर हमें बताएं राजस्थान की तस्वीर आप अपने इलाकों में क्या देख रहे हैं। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।